नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने 3 पार्ट में लगभग गुप्त साम्राज्य को पढ़ा और उस तीनों क्लास में हम लोगों ने समझा कि गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उनके कौन से सम्राट थे और उनके कार्य क्या थे। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब आज के क्लास में ये क्लास एक तरह से कहिए पार्ट 4 है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो इस अध्याय के सीरीज में हम लोग अंतिम वीडियो यही होगा कि आखिर गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का पतन। छठी शताब्दी सामान्य संवत तक गुप्त साम्राज्य में पतन के संकेत दिखने लगे थे, क्योंकि बाद के शासकों को बाह्य आक्रमणों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कह रहा है कि छठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व का समय जो था, उस समय गुप्त साम्राज्य का पतन होने का जो है सो संकेत दिखने लगा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद का जो समय था और उसके बाद के जो शासक थे, उन पर बाह्य आक्रमण शुरू हो गए थे और उस बाह्य आक्रमण की चुनौतियों का तत्कालीन सम्राटों को सामना करना पड़ रहा था। मध्य एशिया की क्रूर हुन जनजाति ने बार बार आक्रमण किए, जिससे उत्तर भारत पर गुप्त राजाओं का नियंत्रण शिथिल हो गया। और कह रहा है कि मध्य एशिया के जो क्रूर हुन जनजाति के लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर बार बार आक्रमण किए और इस कारण उत्तर भारत पर गुप्त राजा जो थे, उनका जो नियंत्रण था वो एक तरह से कमज़ोर पड़ने लगा, शिथिल पड़ने लगा। उसी समय शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों के उदय ने आंतरिक संघर्षों को भी जन्म दिया और उसी समय वहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे, वो लोग भी आंतरिक जो है सो संघर्ष करने लगे और उनका भी उदय होने लगा। इस कारण से जो वहाँ के शासक थे, उनमें संघर्ष होने लगा। परंतु क्या यह वास्तव में अंत था या यह एक ऐसे युग का प्रारंभ था जिसने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण दिशा थी? इसका उत्तर हम इस पुस्तक के अगले भाग में पाएंगे। कह रहा है कि ये क्या वास्तव में एक अंत था या कोई ऐसे युग का शुरुआत था? इस चीज़ को हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इस बीच दक्षिण और पूर्वोत्तर में क्या हो रहा था। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रही थी, उस समय दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो थे उस भारत के, उसमें क्या हो रहा था। आइए चित्र 7.8 में दिए गए मानचित्र को पुनः देखें। जब उत्तर भारत में गुप्त शासन था, उसी समय दक्षिण में पल्लव एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे। उन्होंने धीरे धीरे आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। उनकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे सातवाहनों के अधीन थे और सातवाहनों के पतन के पश्चात उन्हें बल मिला। इनके विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि जब भारत जो उत्तर भारत क्षेत्र था, गुप्त शासन चल रहा था, उसी समय जो दक्षिण का क्षेत्र था भारत का, वहाँ एक शक्तिशाली राजवंश उभर रहा था जिसका नाम है पल्लव। पल्लव राजवंश जो है तत्कालीन सातवाहन जो थे उनके अधीन थे, लेकिन बाद में सातवाहनों का जब पतन हो गया तो पल्लव राजवंश को बल मिला और इनका उदय हुआ। और ये जो पल्लव राजवंश से धीरे धीरे तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ जो भाग थे, वहाँ उन्होंने अपने राज्य को मिला लिया। पल्लव कला और वास्तुकला के भी महान संरक्षक थे। उनमें से अधिकांश शिव भक्त थे और उन्हें भव्य मंदिरों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के
निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इनमें से कुछ को हम उत्कृष्ट भारतीय वास्तुकला के अध्ययन के समय जानेंगे। कह रहा कि पल्लव जो थे वो कला और वास्तुकला के लिए एक तरह से कहिए कि महान संरक्षक थे। उनमें से अधिकांश शिव भक्त भी थे और उन्होंने भव्य मंदिर और चट्टानों को हटाकर काटकर बनाई गई गुफाओं के निर्माण का श्रेय जाता है। किन्हें? पल्लव को। किस चीज़ का? भव्य मंदिरों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के निर्माण का श्रेय जाता है। इनमें से कुछ जो है वो हम उत्कृष्ट भारतीय वास्तुकला के अध्ययन के समय जानेंगे। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम वर्तमान तमिलनाडु, जो प्रायः 1000 मंदिरों का नगर के रूप में जानी जाती है। और पल्लवों का जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, जो वर्तमान का तमिलनाडु है। और तमिलनाडु या कांचीपुरम कहिए कि 1000 मंदिरों का नगर के रूप में जानी जाती है। दक्षिण में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में विकसित हुई। सातवाहन काल के दौरान स्थापित घटिकाओं शिक्षा के केंद्र ने शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक वातावरण का निर्माण किया। कह रहा है कि दक्षिण का जो क्षेत्र था उसमें शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक रूप में विकसित हुआ। सातवाहन काल जब था उसके दौरान स्थापित घटिकाओं, जिसे शिक्षा का केंद्र कहते हैं, उसने शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक वातावरण का निर्माण किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्मन राजवंश द्वारा शासित कामरूप साम्राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी व्यापक रूप से वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी भाग तक विस्तृत था। और पूर्वोत्तर जो क्षेत्र था भारत का, उसमें वर्मन राजवंश था और उसके द्वारा शासित कामरूप साम्राज्य जो था ब्रह्मपुत्र घाटी व्यापक रूप से वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी भाग में जो जहाँ तक विस्तृत है वहाँ तक विस्तृत था। असम की ब्रह्म घाटी का एक प्राचीन नाम प्रागज्योतिष था। असम की जो प्रमुख या कहिए कि ब्रह्मपुत्र घाटी जो था वो उसका एक प्राचीन नाम क्या था? प्रागज्योतिष, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में प्रागज्योतिष आधुनिक असम के शासक भगदत्त का उल्लेख महाभारत के महान युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा के रूप में किया गया है। महाभारत जो है उसमें प्रागज्योतिष आधुनिक जो असम के शासक थे भगदत्त, उनका उल्लेख किस में मिलता है? एक महान युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने का। बाद के कुछ शासकों ने उन्हें अपना पूर्वज बताया और बाद के कुछ जो शासक थे उन्होंने भगदत्त को अपना पूर्वज बताया। कामरूप साम्राज्य एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। यहाँ मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। और कह रहा है कि जो कामरूप साम्राज्य था वो एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक का केंद्र था और यहाँ मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। पल्लव और कामरूप दोनों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। दक्षिण भारत के अभियान के समय समुद्रगुप्त ने एक पल्लव शासक को पराजित किया, परंतु इस क्षेत्र को अधिकार में नहीं लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पल्लवों सहित स्थानीय राजाओं को अपने सिंहासन पर तब तक बने रहने दिया जब तक वे समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए नियमित रूप से भेंट देते रहे। इससे विभिन्न राज्यों के शांतिपूर्ण सहायक संबंध स्थापित करने में सहायता मिली। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में भी समुद्रगुप्त ने कामरूप के शासक को युद्ध में हराने के उपरांत उसका राज्य अपने सीधे नियंत्रण में नहीं लिया। इसी प्रकार हम समुद्रगुप्त की यह नीति बार बार पुनरावृत्त होते हुए देखते हैं। गुप्त काल उल्लेखनीय प्रगति का काल था। इसका प्रभाव गुप्त साम्राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक देखा गया। इसके परिणाम शताब्दियों तक कला, विज्ञान, साहित्य और शासन को प्रभावित करते रहे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और धातु विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति ने भविष्य के
वैज्ञानिक और तकनीक विकास की नींव रखी। इस काल में बने भव्य मंदिर और संस्कृत साहित्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। गुप्त शासकों ने एक अस्थिर और समृद्ध समाज का निर्माण किया और उसने भविष्य के शासकों के लिए एक मानक स्थापित किया। उनकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आदर्शों में जीवित है। यह गुप्त काल को भारतीय इतिहास के श्रेष्ठतम बिंदुओं में से एक के रूप में स्थापित करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को। गुप्त शासकों ने युद्ध भूमि, अनुदान और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से स्वयं को समर्थ बनाया और साम्राज्य में स्थिरता सुनिश्चित की। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। गुप्त वंश के अतिरिक्त वकाटक, पल्लव और वर्मन जैसे राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में शासन किया। इन्हीं सभी राजवंशों ने मिलकर इस काल को सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप में जीवंत बनाया। इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और इस चैप्टर के साथ ही, इस पार्ट के साथ ही ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।